भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ये ताज़े ताज़े विजुअल्स देखो। हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से बांग्लादेश में वापस भाग रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी भीड़ लगी हुई है। कोलकाता के न्यू टाउन के पास कुछ एरिया तो एकदम खाली हो चुके हैं। ये 2 दिन हुआ है एसआईआर को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में जगह जगह पर इलीगल इमिग्रेंट्स की कॉलोनीज खाली हो रही हैं। Vacant land where they have been settled for over 10 to 20 years now have been left in peace. इनमें से कई लोग फेक वोटर और आधार कार्ड बनवा के इलीगली हमारे रिसोर्स पर पल रहे थे। ईस्ट बर्धमान के पास एक तालाब में हजारों फेक आधार कार्ड पड़े हुए मिले हैं। हर साल ऐसे लाखों लोग अक्सर भारत में बस रहे हैं, इलीगली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सरकारी पॉलिसीज का फायदा उठा रहे हैं और ओवरऑल भारत की डेमोग्राफी को बदल के रख दे रहे हैं। फिर रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चालू होता है, तब ये सारे लोग बोरिया बिस्तर बांध के भागने लग पड़ते हैं। और ये सिर्फ कुछ लोग हैं। भारत में बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स का एक्चुअल नंबर 2 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। सिर्फ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की अगर हम इतना है तो एक बार खाली सोच के देखो कि म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान से कितने लोग इलीगली यहाँ पर आकर रह रहे होंगे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। मई के बाद ये बांग्लादेशी तीसरा बोरिया पहुंच के तैयार रखें। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सके। अपने भाषणों में चाहे मोदी जी या अमित शाह इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन बीजेपी को पावर में आए हुए एक डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है, पर ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर के अभी तक कुछ भी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उल्टा नंबर्स को देखें तो पता चलता है बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस अपने टाइम पर इलीगल बांग्लादेशी को डिपोर्ट कर रही थी। सिर्फ बातों में 56 इंच करते रहते हैं, लेकिन इनके डाटा में कुछ अलग ही पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम इस वीडियो में एक डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग भारत में आ कैसे रहे, यहाँ आकर फेक डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से कैसे बनवाई जा रही है और ग्राउंड लेवल पर यह प्रॉब्लम आखिर कितनी सीरियस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें जिस लीडर की फोटो लगाई गई है वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और जिनके गले के ऊपर रस्सी बांध रखा है वो USA और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर गाना बजा रहे हैं कि मारेंगे घर घुसकर, और यह हो रहा है मुहर्रम के टाइम पर वेस्ट बंगाल में, जहां रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है और रथ यात्रा निकालने पर बहुत रूल्स लगाए जा रहे हैं। वहां ये लोग ऐसे जुलूस निकाल रहे हैं। देखो, इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो भारत में ज़्यादातर लोग प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार बोल तो रही है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, मतलब धीरे धीरे इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा के लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि यह मुद्दा कितना सीरियस हो चुका है और अभी तक इसको लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। वैसे तो भारत में इलीगल इमिग्रेशन 1950 में ही शुरू हो गया था, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट वगैरह पे काम कर रहे थे, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ उसके बाद भारत में काफ़ी इलीगल इमिग्रेशन एकदम पीक पे पहुंच चुका था। यह लोग लिटरली एक मिलिट्री मैस्केर से भाग के भारत में आ चुके थे, तो और उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं था। और इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस इमिग्रेशन के ऊपर ही ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठा किया था। इसलिए लगभग 1 करोड़ लोग जो उस समय भारत में आ गए थे उनको वापस भेजना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टीज अलग अलग टाइम पर पावर में आती रही, लेकिन किसी ने कोई खास स्टेप नहीं ली और इसलिए आज हालत ऐसी है कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि आखिर कितने लोग इलीगली भारत में आकर बस चुके, और यह बात गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर चुकी है। बीजेपी की सरकार पेपर पर तो CAA और NRC को लेकर आ गई, लेकिन ना तो इसको लोगों में ठीक ठाक कम्युनिकेट कर पाई और ना ही ग्राउंड लेवल पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया है। इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं जो बंगाल के अंदर TMC को खूब सपोर्ट करते हैं, इसलिए कभी भी आप देखोगे कि TMC इनके अगेंस्ट कुछ बोलती हुई दिखाई नहीं आएगी। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर वोटर्स को रिवाइज करने के लिए जो SIR किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हटाया जा सके,
इसका अपोज सबसे ज्यादा आपको टीएमसी की तरफ से ही देखने को मिलेगा। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन अटल बिहारी जी के टाइम पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी एनडीए की मेंबर हुआ करती थी। और ये वीडियो देखो, जहां ममता बनर्जी एनडीए में ही थी तब इनको इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू लगता था। पार्लियामेंट में इलीगल इमिग्रेशन पर जब इन्हें बोलने नहीं दिया गया तो इन्होंने स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक के मारा था। इंडियन सिटीजन्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड की बात करती थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अब वही ममता बनर्जी ऐसे स्पीचेस देती हुई दिखाई देती है। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। और अब तो यह हालत आ गई है कि बंगाल के अंदर बहुत से लोग का कहना है कि इनकी पार्टी इलीगली इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन घुसपैठियों का जो ये मुद्दा है, अनफॉर्चुनेटली भारत में सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह जाता है, जबकि रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा डार्क और डेंजरस है। क्योंकि बांग्लादेश या म्यांमार से भारत में घुसना इतना इजी है कि आप सुन के शॉक रह जाओगे। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबा और म्यांमार के साथ 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर जगहों पर फेंसिंग तक नहीं है। इनफैक्ट म्यांमार के जो बॉर्डर्स है उसमें सिर्फ 9 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी फेंस किया गया है। बांग्लादेश के साथ जहाँ पर फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर एकदम खुला पड़ा है, कोई भी इस पार उस पार आ जा सकता है। और यहाँ पर जो फेंसिंग का काम है वो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स और लोकल लोग करने नहीं देते। में ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जहां पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई। बांग्लादेश बॉर्डर में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आप बता ही नहीं पाओगे कि भारत किस साइड है और बांग्लादेश किस साइड है। वहां के लोग भेड़ बकरी चराते हुए, नदी में तैरते हुए बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। उस नदी को क्रॉस करेंगे वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हैं, नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश के कुछ यूट्यूबर्स ने तो लिटरली कुछ ट्यूटोरियल तक बना रखे हैं कि कैसे आप बॉर्डर्स आराम से भारत में घुस सकते हो। কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। फिर इस ब्लॉगर को देखो कि कितना सिक्योर फेंसिंग है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। তো এখন হচ্ছে ইয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল, কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকছি আমরা। अब वैसे तो इस तरह के बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे लोग दलालों को 5000-6000 खिलाकर आसानी से भारत में घुस जाते हैं, लेकिन इनमें से भी मेघालय और त्रिपुरा के थ्रू आना सबसे ज़्यादा आसान है। त्रिपुरा के घने जंगलों की वजह से इनका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पकड़े जाने का डर सबसे कम है। कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा या फिर मेडिकल वीज़ा के नाम पर बांग्लादेश से भारत आते हैं, फिर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद यहीं रह जाते हैं। जैसे एक क्लिप देखो, ये लोग 20 साल पहले भारत आए थे मेडिकल पर्पज से, लेकिन उसके बाद कभी वापस ही नहीं गए और वेस्ट बंगाल में ही रह गए। আমার জন্ম বাংলাদেশে, আমার চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে আসা হয়েছিল। 20 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ, 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছেন চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পান্ডামালিকের তাতে 20 বছর লেগে গেছে। হ্যাঁ, তা সুরাইয়া যেতে পারিনি, বয়সে বর্ডার খুলে দিছে, তাই জানি না। इसी तरह से एक बार एंट्री होने के बाद ये लोग सीधा असम या वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले मल्टीपल रैकेट्स हैं और ये 4000 में आपके लिए सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, वोटर, राशन कार्ड सब कुछ बना देते हैं। सड़क किनारे छोटे मोटे जेरोक्स की दुकान में आराम से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं बिना किसी के डर के। और कुछ नहीं हुआ तो टीएमसी के लोग तो हैं ही, यह लोग खुद ही इलीगल इमिग्रेंट्स के फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं ताकि यह लोग इलेक्शन में टीएमसी को सपोर्ट कर सकें। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के मुंह से सुन लो। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी। फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, केरला जैसी जगहों पर फैल जाते हैं और इवेंचुअली ये लोग कहीं भी सड़क के किनारे या रेलवे स्टेशन के पास बस्ती बना के रहने लग जाते हैं। कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं और फ्री का राशन लेकर इवन वोट भी डालने लगते हैं। हर एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट ने तो पीएम आवास योजना का घर तक ले लिया है। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक ये लोग बनवा लेते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेशी महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जो टीएमसी की फ्रीबीज स्कीम है, इसके थ्रू भी पैसे मिलते हैं।
আর লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছি লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে কত বছর ধরে? এই 2 বছর পাচ্ছি। सोच के देखो कितना आसान है इनके लिए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना। फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। ये लड़का एक पाकिस्तानी है और बोलता है कि इसने भारत में वोट तक डाला हुआ है, इसके पास वोटर, आधार, डोमिसाइल सब तरह का सर्टिफिकेट है। सोच के देखो, ये तो फिर भी वो लोग हैं जो कि पकड़े गए। और आखिर ऐसे कितने ही लोग होंगे जो रिलीजन और नेशनलिटी बदल के फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में रह रहे होंगे। जब भारत के अंदर हमें पता है कि अलग अलग टेररिस्ट अपने स्लीपर सेल्स चलाते हैं, ऐसे में जब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो वो स्लीपर सेल्स के कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, ये हमारे बीच घूम रहे होंगे, ये सोच के ही एक बार रूह कांप जाता है। छोटी मोटी नौकरी ये लोग करने लग जाते हैं, ऑटो, टैक्सी या ई रिक्शा चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन या हाउस हेल्प का काम कर लेते हैं। अगर आप इनसे पूछो कि ये कहाँ से हैं तो ये लोग अक्सर मालदा का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनमें से ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स हैं। रेडिट पे अक्सर ऐसे लोग पोस्ट करते हैं, ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं और यही लोग बोरिया बिस्तर बांधकर अब वापस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। Every day 200 to 300 people are reaching the Hakimpur checkpost on the border looking to cross over to Bangladesh. लेकिन इसके अलावा भी ऐसे भी लाखों घुसपैठी आपको दिखेंगे जिनका भागने का कोई प्लान नहीं है और ये लोग अच्छे से कब्जा जमा कर बैठे हुए। झारखंड की ही कहानी मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर ये गेम चल रहा है। देखो, झारखंड में आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो ट्राइबल वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। अब बांग्लादेश या रोहिंग्या वाले इमिग्रेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ पर आके ये लोग आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर उन्हें इलेक्शन लड़वाते हैं। और जब ये महिलाएं इलेक्शन जीत जाती हैं तो एक तरह से इनको कंट्रोल करने लग जाते हैं और ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और परमानेंटली यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। इनका कोई और गोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़के पावर और जमीन को कब्जा करने के लिए ऐसा किया जाता है और यह बात ये लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा बरठ विधानसभा अभी ST सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी के लिए इसीलिए करते हैं। हिंदू कास्ट में भी किए हैं, मुसलमानों ने भी किए हैं। चुनाव की मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ना है, इसीलिए हम और इसलिए आज झारखंड में एक मैसिव डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या एग्रीमेंट्स के लिए यह एक हब बना हुआ है। मुसलमानों की आबादी क्यों नहीं बढ़ेगी? हमारे दो नहीं है, हमारे बहुत सारे हैं। मतलब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे मुसलमानों के हैं तो आबादी तो बढ़ेगी। 10 बच्चे भी हो है। आप लोगों में से है किसी? 1 दर्जन मेरा है, 12 बच्चा है। एक तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इलीगल पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है और यह भी इन इलीगल इमिग्रेंट्स की ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इन इलाकों को झारखंड में जमाई टोला कहा जाता है और इनका नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते इन्हें रोका ना गया तो हेमंत विश्वास शर्मा कहते हैं कि झारखंड देखते ही देखते एक दिन मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग इलीगली आकर यहाँ पर रह रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के रह रहे हैं या ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। भारत में रह करके ये घुसपैठिए जो काम करते हैं उससे भारत में क्राइम बढ़ रहा है और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि भारत में फॉरेनर्स जो क्राइम करते हैं उनमें से बांग्लादेश का क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। ऐसे कितने सारे केसेस मिलते हैं जहाँ पे इनके टेरर ग्रुप के साथ डायरेक्ट लिंक्स मिलते हैं। चोरी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी, हर तरह के क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। दिल्ली के अंदर जो NTCAA वायलेट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हाथ इलीगल बांग्लादेशी का था। मतलब एक तो हमारे रिसोर्स पर ये लोग गलत तरीके से हक जमा रहे हैं, ऊपर से हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इससे हम और आप जैसे जो भारत के एक्चुअल सिटीजन हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख हो, हम सबको खतरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये इशू बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बन चुका है। देखो, भारत ऑलरेडी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। अपने चारों तरफ एक बार नज़र घुमा के देखो, 80 करोड़ से ज़्यादा भारतीय आज फ्री राशन पे डिपेंडेंट है, जिनके पास नौकरी तक नहीं है। और जिनके पास नौकरी है, अगर उनकी सैलरी 25,000 पर महीने से ज़्यादा है तो वो देश के टॉप 10 अर्नर्स में आ जाते हैं।
सोच के देखो, 25,000 में लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, वो देश के टॉप 10 अर्नर्स बन जाते हैं। सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। कहाँ से लगता है कि हमारे पास दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की लग्जरी है, जबकि हम अपने ही लोगों को फ्री वीज में पाल रहे हैं। यहाँ यूरोपियन कंट्रीज का भी लॉजिक नहीं चल सकता कि चलो आ जाने दो, दूसरों को देख लेंगे। अभी रिसेंटली केरला भारत का सबसे पहला स्टेट बना है जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया गया। वैसे तो ये काफी अच्छी खबर है, लेकिन इसका दूसरा साइड सोच के देखो, सिर्फ एक ही स्टेट है, मतलब पूरे भारत के बाकी सब स्टेट्स में अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में हालत और ख़राब है। पर कैपिटा इनकम अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर है। हम इन सारी चीज़ों को पहले ठीक करें या फिर टैक्स पेयर्स के पैसों पर घुसपैठियों के लिए जॉब्स और घर को फंड करेंगे। देश के रिसोर्सेज पर सिर्फ पहला नहीं बल्कि आखिरी हक भी देश के लोगों का ही होना चाहिए। यह एक ऐसा इशू है जिसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाकर हम सबको देखना चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे जैसे बंगाल में इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, आप देखना कि सारी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पे खेली जाएगी। बाकी आइडियल सिनेरियो में स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर इस पर बराबरी काम करना चाहिए। बाकी 2026 में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, तब देखते हैं कि आखिर जो बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था, क्या वो सच में इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल पाएंगे। बाकी और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।